हेलो जागरूक जनता। मेरे टैक्स प्लानिंग के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे 12 लाख तक की सैलरी इनकम पर आप ज़ीरो टैक्स दे सकते हैं। 12 लाख की सैलरी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि 95% इंडियन सैलरीड एम्प्लॉई इस सैलरी रेंज के नीचे आते हैं। उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में वॉर छिड़ गया, बहुत सारी बातें हुई, कहा गया कि प्रैक्टिकल नहीं है। किसी ने कमेंट करके बताया कि अगर इसमें ईएमआई आप इतनी हाई दे रहे हो तो वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। इसके अलावा कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए, उन जिनको पढ़कर मुझे ये लगा कि शायद मुझे इसमें और क्लैरिटी देने की ज़रूरत है, इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को और ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी 12 लाख के एग्जाम्पल को थोड़ा और क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा वो तरीके जिनसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। और मैं आप सभी को जिन्होंने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया है, सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ये जागरूक जनता की एक कम्युनिटी है जहां पर ऋषभ या मनदीप की बात को आप आंख मूंद कर यकीन नहीं करते हो, आप दिमाग लगाते हो, सोचते हो। कहीं कुछ गलत लगता है आपको तो कमेंट करके हमें बेझिझक बताते हो, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ें, जो उनमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उन्हें लें, कहीं कोई गलती हो गई है तो उसे आगे सुधारें। तो आज के इस वीडियो में मैं ना सिर्फ उस 12 लाख के एग्जाम्पल को और गहराई के साथ आपको समझाऊंगा, बल्कि उस वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें भी लेने की कोशिश करूंगा, जो टैक्स प्लानिंग से जुड़े हुए और बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा वीडियो में कुछ जगह मेरे से भी मिस्टेक हुई है, जो मुझे कमेंट्स में ही आपने सजेस्ट करी है, उन्हें भी एक्नॉलेज करते हुए इस वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबल लॉ एडवाइजर। तो एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो था कि क्या आप एचआरए और होम लोन का इंटरेस्ट दोनों साथ में क्लेम कर सकते हैं। एचआरए, जैसे मैंने आपको बताया, एक तरह का एग्जम्पशन है, और जो होम लोन का इंटरेस्ट है अप टू 2 लाख रुपए का, वो एक डिडक्शन है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल आंसर, जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट आपको कहीं भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप एचआरए और होम लोन का इंटरेस्ट दोनों साथ में नहीं ले सकते हो। अब मैं आपको इसके ढेरों प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इनफैक्ट मेरा कॉलेज का जो ग्रुप है कुछ 16 लोगों का, उनमें से 3 लोगों ने अभी तक अपने घर खरीदे हैं। और मज़े की बात, उन तीनों ही लोगों ने जिस सिटी में वो करंटली काम कर रहे हैं वहाँ पर घर नहीं खरीदा। एक दोस्त जो मुंबई में काम करता है उसने अपनी फैमिली के लिए पुणे में घर खरीदा है। इसके अलावा 2 दोस्त जो बेंगलोर में काम करते हैं, एक ने जयपुर और एक ने पटना में अपना घर खरीदा है, क्योंकि इस पेंडेमिक की सिचुएशन में स्पेशली लोग अपने होम टाउन में अपने घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस सिटी में वो रहते हैं जनरली वहाँ पर आजकल घर परचेज नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आज आपने अपने होम लोन की ईएमआई शुरू करी है तो आज ही आपको पोजेशन नहीं मिल जाएगा, इसमें 2, 3, 5, कई बार उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है, तब तक भी उस पर्सन को रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ता है। इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ स्पेशली लाइक मुंबई, वहाँ पर यह हो सकता है कि आपका ओन्ड घर बहुत दूर है और आप अपने वर्क के पास रेंटेड अकोमोडेशन में रह सकते हैं। तो इन ऑल दीज सिनेरियो इट इज़ कंप्लीटली लीगल कि आप एचआरए का एग्जम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं और होम लोन का जिसका आपका इंटरेस्ट जा रहा है वो डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। हाँ, नीचे किसी ने ये पूछा है कि अगर हम ओन्ड घर में रहते हैं और रेंट नहीं देते हैं तो एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट। इसी के साथ किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। मैंने उस वीडियो में बोला था कि आप अपना टैक्स लीगली कैसे बचा सकते हो, और उसी में मैंने आगे बोला था कि आप कितना एचआरए डाल सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कितना एचआरए डाल सकते हैं, जितनी आपकी रेंट होगी उतना ही एचआरए डालोगे? नो, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बीच कि आपकी जितनी रेंट है उतना आपको एचआरए डालना होगा। ऐसा कहीं भी इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा है। आपकी सैलरी और आपका एचआरए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट उसी कमेंट के नीचे किसी ने कमेंट करके क्लैरिटी भी दी, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपका एचआरए और आपकी एनुअल रेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये डिफाइन करता है कि आपको कितना एचआरए मिलेगा, और आपकी एनुअल रेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी सीटीसीज और एमएनसीज ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि इतना तो बेसिक रहेगा, उसके अलावा जो अमाउंट है आपको उसका क्या करना है, कितना अलाउंस डालना है, कौन सा अलाउंस डालना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ट्यूशन फीस सेम है, क्या दोनों को साथ में क्लेम किया जा सकता है? पहले जी हाँ, दोनों को साथ में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस है उसका अमाउंट बहुत कम होता है, और अगर 2 भी बच्चे हैं आपके तो मैक्सिमम 9600 रुपीज़ का आपको ओवरऑल एग्जम्पशन मिलेगा। वहीं जो ट्यूशन फीस है वो आपके 80C डिडक्शन के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं अप टिल 1.5 लाख। पिछले वीडियो में मैंने पीएफ की कहीं बात नहीं करी थी, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट अबाउट पीएफ, क्या आप उसे 80C में क्लेम कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपका पीएफ, आपका पीपीएफ, आपका ईएलएसएस, ये सारे 80C में आते हैं। इसके अलावा आपने जो होम लोन ले रखा है
उसका जब ईएमआई आप भरते हैं तो कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, कुछ आपके प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। ये प्रिंसिपल वाला अमाउंट भी अप टू 1.5 लाख आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनका जो फीस जाती है उसमें से जितना अमाउंट ट्यूशन फीस के अगेंस्ट जाता है वो भी आप एटीसी में क्लेम कर सकते हो। इसमें रेस्ट्रिक्शन ये है कि इन सारे कंपोनेंट्स में ओवरऑल आप मिलाकर 1.5 लाख रुपीस क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया कि 5 लाख के नीचे आपने टैक्स जीरो कैसे किया, 2.5 लाख तक ही जीरो होता है। जी हाँ, माना 2.5 लाख के नीचे टैक्स जीरो होता है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% के हिसाब से टैक्स लगता है जो बनता है 12,500 रुपये। लेकिन एक रिबेट है। रिबेट मतलब ऐसा टैक्स जो आपको नहीं देना है, वो रिबेट कहलाती है 87A की रिबेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो उसमें जितना भी टैक्स बनता है उसकी आपको रिबेट मिल जाती है। आप इसको आसान भाषा में डिस्काउंट समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5,01,000 रुपये हो गई तो मिनिमम 12,500 रुपये आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि उनकी कोई अदर इनकम है, चाहे तो वो रेंट से, चाहे कोई एडवर्ड से, फ्रीलांसिंग से, शेयर मार्केट से, तो उसका क्या होगा। तो वो आपके इनकम में ऐड होगी, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, चाहे तो इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, और उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर आप उस पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना चाहते हो तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि कंपनी को बता दो कि मेरी इतनी एडिशनल इनकम होने वाली है इस साल, तो आप मेरा टीडीएस उसके हिसाब से कट करिए ताकि आपको बाद में इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देनी पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी को नहीं बताया और उन्होंने उस पर टीडीएस नहीं काटा, तो जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उस बचे हुए अमाउंट पर जितना टैक्स प्लस उसके अलावा जो इंटरेस्ट वगैरह लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और एक जो बहुत अच्छा सजेशन आया वो था एनपीएस के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि एनपीएस अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बोलें और आपकी सैलरी का अप टू 10% वो जमा कराए तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो बिल्कुल सही बात है। अगर आपका एम्प्लॉयर एडिशनली 10% एनपीएस के अगेंस्ट पे करता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। उसके अलावा आपका पार्ट भी अबव 1.5 लाख एडिशनल 50,000 टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन मेरे एनपीएस से रिलेटेड कुछ रिजर्वेशन है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर दिए थे। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस। पिछले वीडियो में जब मैंने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन शामिल नहीं किया था, जो बिल्कुल सही बात है। अब मैं जो एग्जाम्पल करने वाला हूं उसमें ये इंक्लूड करूंगा और डिटेल में आपको समझाऊंगा। एक मिस्टेक जो मेरे से पिछले वीडियो में हुई थी, मैंने ये बोला कि 80TTA के अंतर्गत आपको एफडी एज वेल एज सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है, जो गलत है। केवल और केवल ये सेविंग्स अकाउंट के अगेंस्ट मिलता है, एफडी के अगेंस्ट नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम आपके टैक्सेबल इनकम से एग्जम्प्ट हो जाती है, लेकिन क्लैरिटी ये है कि वो इनकम आपकी टोटल इनकम का पार्ट ज़रूर बनेगी, और जो बची हुई इनकम है अगर आपकी किसी और सोर्सेज से इनकम हो रही है तो उस पर आपको हायर टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स देना होगा। और जो लास्ट कमेंट मैं ले रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी डिटेल में ये कमेंट लिखा था और इसके थ्रू जो मैं क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं उनका सभी को फायदा होने वाला है, तो ध्यान से समझिए। इन्होंने अपना एचआर का पर्सपेक्टिव यहां पर बताया और उन्होंने पहला पॉइंट बोला कि जो कोड ऑन वेजेस बिल है वो पास नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्लैरिटी दे दूं कि ये बिल काफ़ी समय पहले पास हो चुका है, केवल और केवल इसके रूल नोटिफाई नहीं हुए हैं जो अभी अप्रैल में हो जाते हैं, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन के कारण और बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने, एम्प्लॉयर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने इसका विरोध किया, तो अभी पास नहीं हुए, लेकिन सूनर और लेटर ये हो जाएंगे, जिसके बाद आप बेसिक को 50% से कम नहीं रख सकते हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि रिम्बर्समेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ सैलरी, कुड नॉट एग्री मोर। बिल्कुल मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और आपको फिर बताता हूं, अगर आपने कंपनी के बिहाफ पर कोई खर्चे किए हैं तो उसका आप रिम्बर्समेंट क्लेम करिए, उसको सैलरी का पार्ट मत बनाइए। कई एम्प्लॉयर ये गलती कर देते हैं कि उसको सैलरी बताकर एम्प्लॉय को देते हैं, जिसके कारण वो टैक्सेबल पार्ट में आपके आ सकता है। फिर इन्होंने बोला कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर आपको रिबेट मिल जाती है, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं क्रिटिकल पार्ट पर। यहाँ उन्होंने बताया कि मान लीजिए किसी की 12 लाख सीटीसी है तो उसका 1.2 लाख करीब वीडीए मान लेना चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्लैरिटी आप सभी को एज ए एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉयर, एज ए एचआर देना चाहता हूँ। भैया ये सीटीसी मोह माया है। आप सीटीसी में मन आए जो जोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है वो आपकी सीटीसी पर नहीं होती, वो होती है आपकी ग्रॉस अर्निंग पर। तो मैं बोलूँ आपकी सीटीसी 12 लाख है और आपको 2 लाख रुपए दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आपकी जो अर्निंग है वो केवल 2 लाख रुपए है।
तो उन्होंने ये 12 लाख को एज अ ग्रॉस अर्निंग नहीं मानते हुए सीटीसी माना और फिर फाइनली कुछ कुछ कैलकुलेशन करी और उसके बाद ये बताया कि इसकी चूंकि इन हैंड इनकम 70,000 ही हो जाएगी, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि इतना ज़्यादा ये रेंट दे या फिर इतनी ईएमआई दे। तो पहली बात, जितनी ईएमआई उन्होंने सोची उतनी बनी नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने जो लास्ट टाइम कैलकुलेशन करी थी वो 12 लाख की ग्रॉस अर्निंग पर करी थी और सीटीसी उससे भी ज़्यादा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो जो पर्सन 12 लाख रुपए कमा ही नहीं रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा होम लोन लेने की, एडवाइसेबल भी नहीं है। उसको 80C की लिमिट भी एग्जॉस्ट करना ज़रूरी नहीं है, LTA लेना ज़रूरी नहीं है, बड़ी लेविश ट्रिप्स पे जाना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने जो पिछली बार एग्जाम्पल दिया था वो हायर वैल्यूज़ को अज्यूम करते हुए दिया था कि भाई 12 लाख अर्निंग है तब ये आप कर सकते हो। अगर आपकी अर्निंग उससे कम है तो इतना मत करिए, इतने खर्चे मत करिए, एडवाइजेबल भी नहीं है। उसके बावजूद भी आप आराम से अपना टैक्स जीरो कर पाएंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने नीचे लिखा कि अगर आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट एग्जम्पशन क्लेम करना है तो भाई कम से कम 25,000 रुपए आपकी ईएमआई होनी चाहिए। ये मैं आप सभी को पहले क्लैरिटी दे देता हूं कि अगर आप एक नॉर्मल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पर जाएंगे और मान लीजिए नॉमिनल से नॉमिनल सिर्फ 20 लाख रुपए का आपने होम लोन लिया, स्टैंडर्ड जो अभी रेट चल रही है 10.5% के हिसाब से 20 साल का स्टैंडर्ड टेन्योर रहता है, तो आप देखोगे इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर तक आपका जो हर साल 2,40,000 रुपए जा रहा है उसमें से 2 लाख रुपए का पेमेंट आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। इनफैक्ट 8th ईयर तक आपका ऑलमोस्ट सारा पेमेंट इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। तो बहुत ही नॉमिनल, अगर आपकी 20,000 रुपए की ईएमआई भी है तो आप 8 साल के आसपास तक पूरी अपनी 2 लाख की लिमिट ऑलमोस्ट पूरी एग्जॉस्ट कर पाएंगे। तो ये एग्जांपल मैंने लिया था पिछली बार जिसमें मैंने बोला था ग्रॉस अर्निंग है 12 लाख रुपए, उसमें से आपका जो एग्जम्पशन हो जाएगा वो हो जाएगा 8,30,000 रुपए, आपके डिडक्शंस हो जाएंगे, उसको घटाने के बाद 4,60,000 रुपए की आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बनेगी, जिसमें अगर आप 87A की रिबेट क्लेम करेंगे तो आपका टैक्स बन जाएगा 0। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो मैं वापस ग्रॉस अर्निंग, जी हाँ मैं ग्रॉस अर्निंग ले रहा हूँ, सीटीसी नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है इस ग्रॉस अर्निंग की सीटीसी 15 लाख हो या 18 लाख हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कैलकुलेशन होगी वो ग्रॉस पे होगी। ग्रॉस अर्निंग ले रहा हूँ 12 लाख रुपए। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूँ बहुत कॉमन है, इनफैक्ट अभी जब तक कोड लागू नहीं है बहुत सारी कंपनीज बेसिक इससे भी कम देती है। मैं मिनिमम 50% बेसिक मान रहा हूँ और बचा हुआ पूरा पार्ट मैं HRA में डाल रहा हूँ। मैं और कोई भी अलाउंस नहीं मान रहा हूँ। आप बोलो कि यार बच्चे है ही नहीं हमारे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं चाहिए, मैं तो घूमने ही नहीं जाता हूँ, मुझे LTA नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा। वो एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेंगे। मैं ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहा हूँ, ना हॉस्टल अलाउंस ले रहा हूँ, ना लीव ट्रैवल अलाउंस ले रहा हूँ। केवल 6 लाख रुपए का बेसिक, 6 लाख रुपए का HRA। दिस इज द क्रक्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अगर अपने एग्जम्पशंस को जुडिशली यूज नहीं करेंगे तो फिर आप ज्यादा टैक्स नहीं बचा पाएंगे। तो इस पर्सन ने 6 लाख रुपए बेसिक रखा है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, 6 लाख रुपए HRA में डाला है जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब बात करते हैं एग्जम्पशन की। तो मान लीजिए पर्सन मुंबई जैसी नॉर्मल मेट्रो में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। मुंबई में आप 1 BHK लेने जाएंगे 40, 45, 50,000 आपको अच्छी लोकेशन में मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, 30,000 रुपए के रेंटेड अकोमोडेशन पे ले रहा है जो बहुत ही नॉमिनल है। जो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा होगा 30,000 रुपए के रेंटेड घर पे तो रहेगा। तो 30,000 रुपए के हिसाब से साल भर में 3,60,000 रुपए एज अ रेंट पे करता है। और जब हम अपने HRA की कैलकुलेशन करते हैं तो इस पर्सन को आउट ऑफ दिस 3.6 लाख 3 लाख रुपए का एग्जम्पशन HRA का मिल जाएगा। LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस सब हमने रखा है नील। तो सिर्फ हमारा एक एग्जम्पशन है वो है HRA। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन में सबसे पहला मैं PF इसमें इंक्लूड कर देता हूं। मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला था, इस बार मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं। PF का कंपोनेंट मान लेते हैं 1,20,000 रुपए। आपको ये पता है कि PF एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर को केवल 15,000 रुपए पर यानी 1,800 रुपए पर देना मैंडेटरी है। उसके ऊपर आप वॉलंटरी रूप से कितना भी दे सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि चलो 10,000 रुपए पर मंथ ये पर्सन अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा रहा है। 10,000 रुपए ही इसका एम्प्लॉयर एडिशनली कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसका हमारी सैलरी से, इनकम से कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जम्प्ट कैटेगरी में आती है। लेकिन जो एम्प्लॉय का 10,000 रुपए डिडक्ट हो रहा है वो मैंने मान लिया हर मंथ 10,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए PF में जमा होगा। इसके अलावा इस पर्सन ने, जैसा मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके भी बताया था, बहुत नॉमिनल 20 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है। 20 लाख होम लोन पर पहले ईयर ये लगभग 2,08,000 रुपए का तो इंटरेस्ट पे करेगा और 32,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट पे करेगा। इसी तरह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑलमोस्ट 8th ईयर तक ये लगभग 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करता रहेगा और उसके अप्रोप्रिएटली बचा हुआ अमाउंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 80C में आप ना सिर्फ
PF, PPF, ELSS ले सकते हैं। आपका होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट है वो भी आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो इसने इंटेलिजेंटली बचा हुआ जो 30,000 रुपये है वो यहाँ पर क्लेम कर लिया, 80C की लिमिट पूरी 1.5 लाख रुपए तक एग्जॉस्ट कर ली। फिर आ जाता है मेडिक्लेम। पिछले एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपये मेडिक्लेम ले लिया था, चलो 20,000 रुपये भी नहीं, इतना नहीं लेना है, 10,000 रुपये ले लो, बहुत ही नॉमिनल है। 10,000 रुपये आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सिर्फ आपके लिए 10,000 रुपये का मैं मेडिक्लेम अमाउंट डालता हूँ। और 10,000 कोई मैं एग्जैगरेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे बहुत सारे लिंक्स दे दूंगा, आप खुद चेक कर लो यार, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस 10,000 रुपये में आपको कितने रुपए का मिल जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन की, जो आप 2 लाख रुपए तक एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो, जो मैंने क्लैरिटी के साथ बताया कि बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का होम लोन लेंगे तो ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली आपका पहले कुछ सालों में इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो 2 लाख रुपए बिल्कुल ही रीजनेबल है। इससे 10-20 हज़ार कम भी होगा तो भी कैलकुलेशन में समझते हैं कि फ़र्क क्या पड़ेगा। और लास्ट जो मैं पिछले वीडियो में भूल गया था, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, वो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अपन क्लेम कर लेते हैं। तो मेरी जो टैक्सेबल सैलरी बनती है, एग्जम्पशन और ये सारे डिडक्शन घटाने के बाद 4,90,000 रुपये, जिस पे टैक्स बनेगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि 87A की रिबेट है भैया, 5 लाख के नीचे टैक्स आपका ज़ीरो बनेगा। अब मैं जस्टिफाई करता हूँ, तो इस बंदे को टोटल 12 लाख रुपए मिल रहे हैं एक्चुअली, CTC नहीं, एक्चुअल में 12 लाख रुपए, जिसमें से इसका 1,20,000 रुपये PF के अगेंस्ट जा रहा है। इसके अलावा कंपनी कोई प्रकार का डिडक्शन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही समझाता हूं। तो टोटल 10,80,000 रुपये इसको इन हैंड मिलेंगे, लेकिन इस 10,80,000 रुपये में से ये अपनी रेंट पे करेगा 3,60,000 रुपये, ये अपनी EMI पे करेगा 2,40,000 रुपये, और ये अपना मेडिक्लेम पे करेगा 10,000 रुपये का। तो ये 10,80,000 जो इसकी इन हैंड थी, उसमें से ये बचे हुए 6,10,000 घटाने के बाद भी, जिसमें ध्यान दीजिए इसने अपनी EMI पे कर दी है, इसने अपना रेंट पे कर दिया है, इसने अपना मेडिक्लेम पे कर दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2,40,000 रुपये की सेविंग्स कर ली है। क्योंकि PF में इसका शेयर 1,20,000 रुपये था, एम्प्लॉयर का शेयर एडिशनली 1,20,000 है, यानी CTC डायरेक्टली 13,20,000 तो हो ही गई है, उतनी CTC तो हो ही गई, मान के चल लो। तो उतना इसने सेव भी कर लिया, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए। फिर भी 39,000, ऑलमोस्ट 40,000 रुपये इसके पास फिर भी बच्चे हैं फुल पार्टी करने के लिए, खाने पीने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, घूमने के लिए। अब बच्चे की जान लोगे क्या? तो ये 40,000 रुपये में ये पर्सन आराम से अपना खाना पीना, मूवी, बाकी शौक, घूमना कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग भी शुरू कर सकता है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर, जो मैं और मनदीप दोनों यूज़ करते हैं, ज़ीरोधा का लिंक दे रहा हूँ। यू कैन कंसिडर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जिससे आप LLA को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देंगे। और मान लीजिए आपकी कंपनी इतना PF नहीं काट रही, आपके पास अभी भी लिमिट बची है, तो आप बचा हुआ पैसा PPF में डाल दो। इसके अलावा जब आपने देखा कि यहाँ पर 39,000 रुपये उसके हाथ में फिर भी बच रहे हैं, अगर अभी भी चाहे तो 5-10 हज़ार रुपये और EMI में डाल सकता है। इससे बड़ा भी होम लोन लेगा ना तो भी बहुत आराम से उसको सर्विस कर पाएगा। तो नाउ आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, और अगर अभी भी लगता है कि मैंने कुछ चीज़ गलत बोली है या आपको कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत है, बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपके वीडियोस इंग्लिश में क्यों नहीं आते, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं उनको 2 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो हमने सेकंड चैनल LLA इंग्लिश शुरू कर दिया है। हाँ, उसमें वीडियोस थोड़े धीरे आ रहे हैं, लेकिन वीडियोस आ रहे हैं बहुत सारे इंग्लिश में भी। उसके अलावा हमारे जितने भी वीडियोस हैं, हमने ऑलरेडी ट्रांसलेशन का, सबटाइटल्स डालने का काम शुरू कर दिया है। इनफैक्ट पिछले टेक्स्ट वाले वीडियो अब इंग्लिश में सबटाइटल के साथ अवेलेबल है, और भी 30 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी हमने ट्रांसक्राइब कर दिए हैं। बचे हुए वीडियोस पर कोजाराम और हीना लगातार काम कर रहे हैं। होपफुली वो भी आने वाले कुछ महीनों में हो जाएंगे। अगर आप भी हमारे इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। तो जल्दी ही सारे वीडियोज़ को इंग्लिश सबटाइटल्स आपको मिल जाएंगे।